समृद्धी महामार्ग असेल, राष्ट्रीय महामार्ग असेल किंवा राज्य महामार्ग असेल, आंतरराष्ट्रीय स्तराचे रस्ते आपल्याकडे तयार होत आहे. मात्र दिवसेंदिवस अपघातांची जी संख्या आहे ते देखील वाढताना दिसत आहे. आणि याचं काय प्रमुख कारण आहे हे आपण जाणून घेणार आहे. आपल्यासोबत VNITचे प्राध्यापक उदित जैन आहे, जे रोड ट्रान्सपोर्टेशन इंजिनिअरिंग विभागाचे प्राध्यापक आहे. सर, मला एक सांगा की ज्या प्रकारे आपल्याकडे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे रस्ते तयार होत आहे, मात्र अपघातांची संख्या देखील तितक्याच संख्येने वाढत आहे. याचं प्रमुख कारण काय वाटतं तुम्हाला? देखिए, आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी सड़कें आज अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड की बन रही हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो रोड के डिज़ाइन हैं, हमारे जो रोड के ऊपर सेफ्टी के जो फीचर्स सारे होने चाहिए वो सब आज हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ही हैं. जैसे हम अभी जिस जगह पर खड़े हैं, अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो ये देखिए एक डाइवर्जिंग पॉइंट है यहाँ पे. तो रोड मार्किंग डाइवर्जिंग के लिए जो प्रॉपर होनी चाहिए वो हैं. रोड स्टड्स हैं, यहाँ पे प्रॉपर एक सर्विस लेन है, बीच में आपको ट्री प्लांटेशंस दिख रहे हैं, पर जो आगे यू टर्न है वहाँ पे ट्री प्लांटेशंस इतने नहीं हैं कि आपको सामने का ट्रैफिक ना दिखे. लेफ़्ट साइड में क्रैश बैरियर है, वहाँ पे एक माइनर रोड का जंक्शन मिल रहा है, पर आपको वो क्लियर दिख रहा है कि माइनर रोड पे क्या ट्रैफिक आ रहा है. तो सही मायने में देखा जाए तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की रोड्स बन रही हैं और सेफ्टी के जो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स से जो भी चीज़ें होनी चाहिए वो सब आज हमारी सड़कों पर हैं. पर उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों की जान जा रही है. बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. पर उसके पीछे के कारण अगर हम समझना चाहें तो वो कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं. और उनमें से एक बहुत प्रमुख कारण उनमें से हमारे जो ड्राइवर्स हैं वो भी हैं. कुछ गलतियां आप कह सकते हैं कि सड़क पर भी हो सकती हैं. जैसे कि जो हमारे मीडियन रहते हैं सड़क के, कई बार ऐसा होता है हाईवेज़ पे कि उनमें जो मीडियन ओपनिंग्स होती हैं वहाँ तक ट्री प्लांटेशंस की वजह से कई बार हमको नहीं दिखता कि मीडियन पर कौन सा व्हीकल यू टर्न लेने के लिए खड़ा है या राइट टर्न लेने के लिए खड़ा है. कई बार उसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है. पर ज़्यादातर जो देखा गया है ओवर स्पीडिंग की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं. और ओवर स्पीडिंग क्यों हो रही है ये भी हमें समझना ज़रूरी है. अब हमारे जो सड़कें हैं, अब वो 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, बहुत चौड़ी सड़कें हैं और बहुत अच्छी सड़कें हैं. आप अगर समृद्धि पर जाएंगे, गाड़ी कब 120 टच कर जाती है पता ही नहीं चलता है. आपको सजग रहते हुए आपको कॉन्शियसली ब्रेक करना पड़ता है कि आपकी गाड़ी 120 क्रॉस ना कर जाए. अब ऐसे में हमारे जो ड्राइवर्स हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, पर फिर भी ये जानना बहुत ज़रूरी है क्या उनके पास वो एक्सपर्टीज़ है कि वो गाड़ी को 100 या 120 किलोमीटर की रफ़्तार से जब चला रहे हैं तो क्या वो उसको सेफ़ली चलाना जानते हैं, क्या वो उसको सेफ़ली चला सकते हैं. एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ. गाड़ी जब हमारी शहर में 50 या 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार पर चल रही होती है और हमको अगर इमरजेंसी ब्रेकिंग करना पड़ जाए तो हमें जो रुकने के लिए डिस्टेंस चाहिए वो डिस्टेंस रहता है तकरीबन 80 से 90 मीटर का. पर वही आप जब गाड़ी 100 किलोमीटर पे चला रहे हैं तो आपको वो डिस्टेंस सीधा 180 मीटर चाहिए. और आप समृद्धि जैसी रोड पे जब 120 पर चला रहे हैं तो आपको वो 240-250 मीटर का डिस्टेंस चाहिए. पर हम समृद्धि पर भी चलते समय सामने वाले ड्राइवर से कितना गैप मेंटेन कर रहे हैं? बहुत कम. तो जब एक गाड़ी ब्रेक लगाती है तो पीछे वाली गाड़ी को ब्रेकिंग के लिए उतना समय ही नहीं होता है. तो वो जो आपने यमुना एक्सप्रेसवे पे भी देखे होंगे, पुणे एक्सप्रेसवे पे भी देखे होंगे, एक के बाद एक गाड़ी लगती जाती है, लाइन से 12-15 गाड़ियाँ हिट हो जाती हैं. ये उसका सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि लोग नहीं समझते हैं कि आपको इन स्पीड्स पर बहुत डिस्टेंस रख के सामने वाली गाड़ी से चलना चाहिए. ये एक चीज़ है. उसके अलावा हमारे जो ड्राइवर्स हैं वो सड़क सुरक्षा को लेकर उनके मन में भी एक जागरूकता होनी चाहिए. सिर्फ इसलिए नियम नहीं फॉलो करने चाहिए कि हमारे चालान का जो पेनल्टी है वो लगेगा, पर अपनी सुरक्षा के लिए और अपने साथ वालों की सुरक्षा के लिए भी नियमों का पालन करना चाहिए. एक और छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ. हमारा जो टायर का ट्रेड डेप्थ होता है, मैं नहीं जानता पर बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि वो टायर का ट्रेड डेप्थ भी हमारी जिम्मेदारी है मेंटेन करना. 1.6 mm से कम अगर ट्रेड डेप्थ है तो आपका टायर सड़क पर चलने के लायक नहीं है और उस पर चालान भी है. और समृद्धि पर अभी ट्रैफिक पुलिस ने ये चेक करना शुरू किया है कि आपकी टायर की ट्रेड डेप्थ कितनी है, और अगर वो 1.6 mm से कम है तो उस पर भी चालान है. तो वो हमें चेक करना चाहिए कि हमारा टायर क्या सच में समृद्धि या इवन हमारे जो महामार्ग हैं उन पे चलने के लायक हैं कि नहीं है.
हमारी टेंडेंसी रहती है, मेरी खुद की टेंडेंसी रहती है कि टायर को हम जितना चला पाएँ चला लें। टायर पूरा घिस नहीं जाता जब तक हम टायर को खींचते रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। जब हमारी गाड़ी 100-120 की रफ्तार पर चलती है तो वो ट्रेड डेप्थ की वजह से टायर फटते हैं। ये एक बहुत प्रमुख कारण है। और हम बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा कि गाड़ियों के टायर में नाइट्रोजन डालना चाहिए। सच में उससे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हवा जो हम डालते हैं, सादी हवा, वो एक्सपैंड करती है। नाइट्रोजन एक्सपैंड नहीं करती, नाइट्रोजन ठंडी रहती है। तो आपकी ट्रेड डेप्थ टायर की कम है, आप 120 पे चल रहे हैं और आपने नॉर्मल हवा डाली हुई है जो एक्सपैंड कर रही है, तो टायर फटेगा ही फटेगा आपका। हाँ, एक मेजर रीज़न हमें दिखता है कि फिटनेस, हमारे जो व्हीकल होते हैं अलग अलग प्रकार के, उनका तो फिटनेस टेस्ट पूरा नहीं हुआ रहता, फिर भी वो रास्ते पे दौड़ते रहते हैं। तो हमारे यहाँ जो गाड़ियों के फ़िटनेस टेस्ट हैं, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स बनते हैं, वो 15 साल के लिए बनते हैं। तो 15 साल तक गाड़ियों को कोई फ़िटनेस टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अब आपको अगर 15 साल के बाद अपनी गाड़ी का फ़िटनेस करवाना है और रिन्यूअल करवाना है, तो वो अब इतना आसान नहीं है। आपको अपनी गाड़ी को RTO लेके जाना पड़ता है, आपको उसका फ़िटनेस टेस्ट करवाना पड़ता है, और वो सस्ता भी नहीं है। अगर कोई सोच रहा है कि मैं 15 साल बाद भी अपनी गाड़ी चलाता रहूं, पहले उसकी फ़ीस सिर्फ 2,500 या 3,000 रुपये हुआ करती थी। अभी पिछले साल से शायद उसको बढ़ाकर उसके ऊपर एक ग्रीन टैक्स लगाकर वो टोटल आपको 15 या 20,000 के आसपास सिर्फ उसका रिन्यूअल और फिटनेस टेस्ट का खर्चा आता है। तो ये हमारी जो केंद्र सरकार है उसकी पॉलिसीज़ हैं, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसीज़ है, जो हमको एंकरेज करती हैं कि हम अपनी गाड़ियों को 15 साल से ज़्यादा ना चलाएं, उनको स्क्रैप करें, स्क्रैपिंग बेनिफिट्स मिलें। हाईवे पे देखा गया है कि जो लेन होती है, लेन का काफ़ी लोगों को पता नहीं रहता कि हमें किस साइड से ओवरटेक करना है, कौन से लेन में चलना है, बिल्कुल, कौन से कैटेगरी का व्हीकल कौन से लेन में रहना चाहिए। बिल्कुल। मैं आपको मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं अभी हैदराबाद गया था गाड़ी चलाकर, तो बहुत बार ऐसा होता है, मैं जब गाड़ी चलाते हुए मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ कि हमारे जो हैवी व्हीकल्स हैं, ट्रक्स जो हमारे चल रहे होते हैं, ट्रक्स कभी भी गाड़ियों की स्पीड से नहीं चलते, वो स्लो चलते हैं। 50, 60, 70, 80 मैक्सिमम, इससे ऊपर ट्रक नहीं चल रहा होता है। अब एक ट्रक अगर स्लो चल रहा है, दूसरा ट्रक उसके पीछे चल रहा है, वो कुछ देर तक ही उसके पीछे चलता है, उसके बाद वो भी चाहता है कि मैं इस ट्रक को ओवरटेक करूं। और जब दो ट्रक एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं तो वो 70-80 की स्पीड में ओवरटेक कर रहे होते हैं दोनों एक दूसरे को, और उनको ओवरटेक करने में ही 2.5 से 3 मिनट लग जाता है। इस बीच में जब कोई गाड़ी वाला उनके पीछे आता है, वो ये नहीं समझ पाता कि वो ट्रक है, वो 100 की स्पीड पे नहीं ओवरटेक कर सकता। हम उनको हॉर्न मार मार के परेशान कर देते हैं कि जगह दो जगह दो जगह दो। पर हमें भी थोड़ा पेशेंट रहना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि वो एक ट्रक है, उसको ओवरटेक करने में समय लगेगा। तो एज़ ड्राइवर्स भी हमको भी थोड़ा सा संयम रखना चाहिए जब हम महामार्ग पर या समृद्धि जैसे एक एक्सप्रेस वे पर चल रहे होते हैं। आपने संयम की बात की, एक मेजर रीज़न रहा है ड्राइवर में, संयम नहीं होता, वो हड़बड़ाई में आगे निकलने का प्रयास करते हो, ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं। बिल्कुल, हमारी ये कोशिश रहती है कि बस जितना जल्दी हो सके सबसे पहले मैं पहुंच जाऊं। अभी यहाँ से किसी को औरंगाबाद जाना होता है तो वो मन में एक टारगेट लेके चलता है, 5.5 घंटे में औरंगाबाद पहुँचना है। क्यों है वो मन में टारगेट? 5.5 की जगह अगर 6 घंटे में पहुंच जाएंगे तो कितना फ़र्क पड़ जाएगा? वही है संयम। स्पीड से 100 के स्पीड से और 120 के स्पीड से, स्पीड के कारण कितना समय बचता है अगर 2 घंटे का प्रवास कर रहे हैं हम? सिर्फ 20 किलोमीटर प्रति घंटे का फ़र्क है उसके अंदर। तो 1 घंटे में आप सिर्फ 20 किलोमीटर का ही अंतर तय कर पाते हैं अगर आप 120 पे चला रहे हैं। पर आप गाड़ी अगर 100 पर चला रहे हैं तो मैंने जैसे बताया, आपको रुकने के लिए 180 मीटर चाहिए, पर आप 120 पे चला रहे हैं, आपको 250 मीटर चाहिए। बहुत मुश्किल है 250 मीटर का गैप मेंटेन करके चलना। तो सेफ स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। समृद्धि जैसी रोड पे अगर आप 120 पर चला रहे हैं तो आपके जो गाड़ी चला रहा है उसको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, उसको ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि समृद्धि पे गाड़ी कैसे चलाना है। और आखिरी सवाल, रोड डिज़ाइन एक मेजर प्रॉब्लम रहा है अपने इधर। खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इसके बारे में बार बार उल्लेख करते हैं कि हमारे इधर जो रोड डिज़ाइन बनाया जाता है वो सेफ्टी के हिसाब से नहीं रहता है, बहुत सारी जगह ब्लैक स्पॉट तैयार होते हैं। देखिए, इस पे मैं थोड़ा सा आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमारे जो डिज़ाइन हैं वो 3 स्टेजेस में रोड सेफ्टी के चेक से पास होते हैं। रोड सेफ्टी के हमारे 3 स्टेजेस रहते हैं। पहला डिज़ाइन स्टेज पर ही, यानी कि बनने से पहले, काम शुरू होने से पहले ही एक तो जो डिज़ाइन बना रहा है वो अलग है, उसके अलावा एक सेफ्टी कंसल्टेंट रहता है जो उसका सेफ्टी डिज़ाइन चेक करता है।
उसके बाद जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है उस स्टेज पे एक और सेफ्टी ऑडिटर आपका कंस्ट्रक्शन स्टेज चेक करता है, और रोड को ट्रैफिक के लिए खुलने से पहले एक प्री ओपनिंग स्टेज का एक और रोड सेफ्टी ऑडिट का चेक रहता है। और मैं अभी नितिन गडकरी जी का ही एक इंटरव्यू देख रहा था ANI पे, अभी 2-3 दिन पहले ही उनका एक इंटरव्यू आया था, और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही जिससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। आप मानिए ये बात कि हमारी सड़कें इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सेफ़ हैं, पर जो लोग अब उन सड़कों पर गाड़ियाँ चला रहे हैं उनको भी खुद को और नॉलेजेबल और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये समझने की ज़रूरत है कि इन सड़कों पर गाड़ी चलाना थोड़ा अलग है, वो सीखना पड़ेगा। अगर अपने को एक्सीडेंट के प्रमाण को कम करना है तो क्या अपने पास पर्याय है? बिल्कुल, तो हमारे लिए इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक ऑलरेडी हमारा जो RTO का लाइसेंसिंग पॉलिसी है, अब पिछले 10 साल के मुकाबले अगर मैं देखूं अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। हम जैसे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं जब क्लास में, हर साल मैं अपने पूरे बैच से सवाल पूछता हूँ कितने लोगों ने लाइसेंस बनवाने के लिए सच में ड्राइविंग टेस्ट दिया है। आप मानिए आज की डेट में जो बच्चे आ रहे हैं लगभग 80 से 85% जो बैच होता है सबके हाथ खड़े होते हैं हमने ड्राइविंग टेस्ट दिया है। और अब ड्राइविंग टेस्ट भी वैसा नहीं रहा जैसा मैंने 15 साल पहले अपना लाइसेंस बनवाया था। अब जो ड्राइविंग टेस्ट है उसके अंदर एक बाकायदा टेस्ट ट्रैक है, उसके अंदर आपसे 8 बनवाएंगे, रिवर्स करवाएंगे, पैरेलल पार्किंग करवाएंगे, तो वो ड्राइविंग टेस्ट भी इम्प्रूव हो रहा है। उसके साथ साथ लेकिन ज़रूरत है कि हम सिर्फ ड्राइविंग टेस्ट के अलावा अपने ड्राइवर्स को इस चीज़ के लिए भी नॉलेज दें और जागरूक बनाएं कि हाईवेज़ पर स्पेशली जब गाड़ी चला रहे हैं तो वो एक ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल अलग है। और अगर आपने वो ड्राइविंग एक्सपीरियंस कभी नहीं किया और आप पहली बार जा रहे हैं तो आपको थोड़ा ध्यान से गाडी चलाना चाहिए और समझना चाहिए की इस हायवे पर गाडी कैसे चलती है। तर आपण बघू शकतो की हे उदित जैन आहे, त्यांनी सांगितलं की खरं तर आपल्याकडे जे अपघाताचे प्रमुख कारण आहे त्याला वेगवेगळी कारण आहे, मात्र हे अपघात कमी केले जाऊ शकतात, त्यासाठी देखील वेगवेगळे उपाय आहे। कॅमेरामॅन अतुल हिरडेसह तुषार कोहड़े, ABP माझा, नागपूर। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।